All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have completed unit number 4, that is object-oriented programming, or I think it was object-oriented concepts, कि जिसके अंदर हमने सारे object-oriented concepts with practical example देखे थे, right? According to your syllabus. Now today we will start with unit number 1. Again, I repeat. Today we will start with unit number 1, right? That is overview of Microsoft.NET framework, right? जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर यूनिट में से we have already completed topic 1.3 that is .NET framework class library, that is FCL, या फिर आप उसे base class library भी कह सकते हो, right? That we have already completed. All right. Now today we will start with the topic that is .NET framework, and uske andar we will start with 1.1.1 that is manage code, MSIL, metadata, cheat compilation, memory allocation. ये सारी चीज ये .NET framework के अंदर cover हो जाएगी, right? So we will start with the topic 1.1 that is .NET framework. Okay. First of all, what is .NET? We can say it is a framework, right? हम .NET को लैंग्वेज नहीं कह सकते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते. We have to say that .NET is a framework, right? So अगर हम framework generalized term की बात करें, then what is framework? So हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, right? जो भी डिफरेंट थिंग्स की जरूरत पड़ती है टू द प्रोग्रामर, राइट? वो सारे प्री फैब्रिकेटेड ब्लॉक्स, राइट? मतलब पहले से बनाए गए ब्लॉक्स का एक सेट बनाया जाता है ताकि प्रोग्रामर, राइट, कंप्यूटेशन में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उसे यूज कर सकते हैं. दैट सेट ऑफ कॉमन प्री फैब्रिकेटेड ब्लॉक्स आर नोन एज फ्रेमवर्क, राइट? सो ऐसे ब्लॉक्स का अगर हम सेट बनाए, राइट, तो उसे हम फ्रेमवर्क कहेंगे. दैट इज अ सिंपल जनरल टर्म. व्हाट इज फ्रेमवर्क? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क. मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है, राइट? ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क. So अगर हम .NET framework की definition की बात करें, then we can say that .NET framework is a managed type safe environment कि जिसका यूज करके हम Windows, वेब या फिर वेब सर्विस एप्लीकेशंस हम बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं एंड हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. So that is .NET framework. Again I repeat, .NET framework we can say कि वो एक managed type safe environment है, right? कि जिसका यूज करके हम Windows application, that is जो हम stand alone projects बनाते हैं वो, web application that is websites, या फिर web services, it is another type of web application. ऐसी applications को हम develop कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रामर या फिर डेवलपर उसे बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज .NET के अंदर सारी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे बिल्ड करना पड़ता है, राइट? वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे हम F5 की प्रेस करते हैं तो वो बिल्ड हो जाता है. डेप्लॉय कर सकते हैं. डेप्लॉयमेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट एक बार डेवलप हो जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट हमें क्लाइंट एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसे हम डेप्लॉयमेंट कहेंगे. सो दैट इज आल्सो पॉसिबल विद इन .NET फ्रेमवर्क एंड ऑब्वियसली हम ये एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है दैट इज मैनेज्ड, राइट? मैनेज का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त जितनी भी थिंग्स कंसीडर करने की जरूरत होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त जितने भी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने की जरूरत होती है, each and every aspects are managed
within .NET Framework. Again, I repeat, each and every aspects are managed within .NET Framework. For example, कोई भी प्रोग्राम को या फिर कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी एलोकेशन की जरूरत होती है. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन स्टोरेज, वहां पे हमें एलोकेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, परमिशन को ग्रांट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज हम ऐसा नहीं चाहते कि सारे यूजर्स, कोई भी यूजर XYZ यूजर आके हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर ले, राइट. सो हम वहां पे परमिशन भी ग्रांट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, राइट. एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स .NET फ्रेमवर्क में हम सिर्फ की प्रेस करते हैं F5, राइट, और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन वो एग्जीक्यूशन के वक्त बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, राइट. इट इज ऑटोमेटिकली मैनेज बाय .NET फ्रेमवर्क, राइट. Again, I repeat, it is automatically managed by .NET Framework. नेक्स्ट, अगर कोई रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने की जरूरत है, राइट. अगेन आई रिपीट, अगर कोई रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने की जरूरत है, राइट, रिसोर्सेज रिलेटेड मेमोरी को रीएलोकेट करने की जरूरत है, देन ऑल थिंग्स आर मैनेज बाय .NET फ्रेमवर्क इटसेल्फ. हमें सिर्फ F5 की प्रेस करके उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होता है. That's why यहाँ पे definition में managed word लिखा गया है. That is, it is a managed environment. And another is, it is a type safe environment. Type safe environment इसीलिए because it doesn't directly support the concept of pointers. No doubt, delegate का टॉपिक है .NET फ्रेमवर्क के अंदर, delegate का कंसेप्ट है .NET फ्रेमवर्क के अंदर, but it is indirect, right? डायरेक्टली वो पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज नहीं करता है. और हमें पता है कि अगर वो पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज नहीं करता है तो कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज पॉइंटर का मीनिंग ही ये होता है कि हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करते हैं, राइट. और पॉइंटर्स यूज नहीं करेंगे तो कोई भी यूजर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई वी विल से इट इज अ टाइप सेफ एनवायरमेंट, राइट. सो ये दोनों वर्ड का मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क की डेफिनेशन में मैंने लिखा है, राइट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस .NET फ्रेमवर्क इज बिल्ट with many different blocks, right. Again, I repeat, .NET framework is built with many different blocks. So one by one अब हम वो सारे blocks देखते हैं कि किस हिसाब से पूरा .NET framework बना है, right. Okay, so the first block of .NET framework is operating system. Again, I repeat, first block of .NET framework is operating system. Now students, why operating system is considered as a one block of .NET framework? Because we know that operating system is a system software, right? और हम जो भी applications हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं वो सारी applications ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके ही एग्जीक्यूट होती है. We can say कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है, राइट. हम जो भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू ही इंस्टॉल होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर पता होते हैं वही सॉफ्टवेयर्स हम रन भी कर सकते हैं, राइट. मतलब हम उसे यूज भी कर सकते हैं. So in short, operating system is very important component of the computer system. एंड उसके अगर वो हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई फर्स्ट ब्लॉक, राइट, within .NET framework that is considered is operating system. Okay, now second block of .NET framework is common language runtime. Again, I repeat, second block of .NET framework is common language runtime, right. Now हम ये common language runtime को डिटेल में देखते हैं कि actual what is common language runtime. Okay, now students, हमें पता है कि हम .NET framework का यूज करके
उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नो डाउट वो लैंग्वेज डॉटनेट फ्रेमवर्क सपोर्ट कर सकता होना चाहिए, राइट। सो अगर हम हमारा सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज में लिखे, राइट, दैट इज VB हो सकती है, C# भी हो सकती है, VC++ भी हो सकती है, COBOL भी हो सकती है, इन शॉर्ट XYZ ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो डॉटनेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट हम इसमें से कोई भी लैंग्वेज का यूज करके हम हमारी प्रोजेक्ट का, हम हमारी एप्लीकेशन का सोर्स कोड लिख सकते हैं, मतलब लॉजिक लिख सकते हैं। इन शॉर्ट हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, बट पहले वो कंपाइल होती है इन MSIL लैंग्वेज। अगेन आई रिपीट, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है वो फर्स्ट, जैसे ही हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अवर सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू MSIL लैंग्वेज, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, राइट। ओके, उसके बाद MSIL में जो हमारा ये सोर्स कोड कन्वर्ट होता है, जैसे जावा में आपका सोर्स कोड पहले कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, राइट, वैसे ही डॉटनेट में जो भी हमारा सोर्स कोड होता है इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, इट इज कन्वर्टेड इनटू MSIL कंपाइलेशन के बाद। आफ्टर दैट ये MSIL कोड CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, मीन्स द रन टाइम इंजन, वो उसे एग्जीक्यूट करता है, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो CLR उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। इन शॉर्ट जो हमारा सोर्स कोड है कि जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके बनाया था, वो पहले कंपाइल होके कन्वर्ट होता है MSIL लैंग्वेज में, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ CLR, लेकिन CLR भी उसे MSIL लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा, and after that it is executed, right? So these are the steps कि कैसे हम F5 करते हैं और कौन कौन सी चीज होती है, right? Now MSIL को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि जो भी हम डॉटनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सपोर्ट करता है डॉटनेट, उसके अंदर हम जो भी सोर्स कोड लिखेंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज व्हिच इज MSIL लैंग्वेज। अब ये MSIL लैंग्वेज की सिंटेक्स डिफरेंट होती है, हमारे सोर्स कोड जैसी वो सिंटेक्स नहीं होती है, बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द सिंटेक्स ऑफ MSIL बिकॉज वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, राइट। ओके, नाउ वो पर्टिकुलर MSIL में जब हमारा कोड कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, तो वो पर्टिकुलर कोड के अंदर जो डेटा टाइप्स यूज होगी, जो सिंटैक्स यूज होगी, इट विल बी प्योरली ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। वहां पे कोई VB लैंग्वेज, कोई C# लैंग्वेज, कोई VC++ लैंग्वेज की वहां पे सिंटैक्स नहीं होगी, कोई डेटा टाइप नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि दो वी आर राइटिंग इंटीजर डेटा टाइप इन VB.NET, दैट इज पूरा इंटीजर INTEGER। अगर मैं C# लैंग्वेज यूज करूंगी तो वहां पे मैं डेटा टाइप यूज करूंगी INT इंट। अगर मैं VC++ लैंग्वेज यूज करूंगी तो वहां पे मैं डेटा टाइप यूज करूंगी INT इंट। बट ये सारी लैंग्वेजेस के सोर्स कोड जब भी MSIL में कन्वर्ट होते हैं तो डॉटनेट की खुद की जो डेटा टाइप होती है उसमें वो कन्वर्जन हो जाता है, दैट इज system डॉट इन32, इन16, इन64, राइट, के जो हमने डिस्कस की थी, राइट। एंड आफ्टर दैट ये जो MSIL में जो कन्वर्जन होता है वो कोड CLR को भेजा जाता है, जहां पे वो पहले नेटिव कोड दैट इज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। सो दैट इज MSIL लैंग्वेज। अब हम CLR क्या है वो देखते हैं। हमने ये तो पूरा ओवरव्यू देखा कि वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, राइट। अब CLR क्या है? CLR is considered as a heart of .NET framework because CLR है
तो आप अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू रन टाइम एनवायरमेंट। एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो एनवायरमेंट की जरूरत है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय CLR. So we can say that CLR, that is Common Language Runtime, is a engine कि जिसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को कंपाइल करने के बाद रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली CLR क्या यूज करता है? MSIL लैंग्वेज का जो कोड होगा, MSIL लैंग्वेज का जो फॉर्मेट में कोड होगा, वो यूज करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, right? It is also known as PE file, that is portable executable file, right? And because of this MSIL, more precise, because of this CLR, we can say that .NET is language independent. स्टूडेंट, इसीलिए मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग करो, .NET को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज .NET को वो सारी लैंग्वेजेस समझने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज .NET का जो रन टाइम एनवायरमेंट है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज MSIL, और वो उसकी खुद की लैंग्वेज है, राइट? आप कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग करो, .NET को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर ऑल वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके उसे MSIL में ही कन्वर्ट करने वाला है। That's why we can say that .NET is language independent, राइट? वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। And जो हमने MSIL कोड CLR को दिया, CLR के अंदर JIT कंपाइलर होता है, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो JIT कंपाइलर का यूज करके MSIL कोड को वो कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में, दैट इज मशीन लैंग्वेज में, एंड उसके बाद उसे वो एग्जीक्यूट करता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मीनिंग होता है ऑन डिमांड बेसिस, जब जो कोड की जरूरत है वही कोड वो ट्रांसलेट करेगा, राइट? It supports component-based programming. Each and everything in .NET is considered as a component, right? And that's why we can say it supports component-based programming, right? So students, this is a brief overview of CLR, right? डिटेल में तो ऑब्वियसली हम 1.2 टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अगर .NET फ्रेमवर्क के अंदर CLR को आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, तो मैंने अभी आपको जो समझाया वो आप वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट? सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर रन टाइम के वक्त जो भी थिंग्स हमें चाहिए वो सारी चीज मैनेज हो जाती है विथ CLR, CLR उसे मैनेज कर देता है, राइट? ओके, now next block of .NET framework is, that is base class library. Again I repeat, next block of .NET framework is base class library, कि जिसे हम framework class library भी कहते हैं, और वो हमने already 1.3 में पढ़ा था, right? So BCL, that is base class library, आप उसे FCL, that is framework class library भी कह सकते हो, right? We can say it is a pre-built library of .NET framework, and obviously the nature of this library is object oriented, and as it is object oriented, so obviously each and everything is present in terms of classes, और classes के अंदर तो हमें पता है कि हम properties, methods, events, right, means data member, member functions, हम सारी चीज encapsulate कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये जो बेस क्लास लाइब्रेरी है या फिर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे .NET फ्रेमवर्क का यूज करके मुझे एप्लीकेशन डेवलप करनी है, देन हमें वही प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज करना है, बिकॉज अगर हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट? सो जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वहां पे हमें बाय डिफॉल्ट एक क्लास मिल जाता है, सॉरी बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म मिल जाता है, बट दैट फॉर्म इज ट्रीटेड इन द टर्म्स ऑफ क्लासेस, राइट? जो भी फॉर्म्स हम क्रिएट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, दे आर ट्रीटेड एज क्लासेस। फॉर्म्स के ऊपर जो हम कंट्रोल्स प्लेस करते हैं, ऑब्वियसली कंट्रोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस इन दिस लाइब्रेरी, that is base class library,
मीन्स आप कोई भी टास्क सोचो, कोई भी फंक्शन सोचो, आपको फाइल रीड राइट करनी है, ग्राफिक्स रेंडर करना है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, या फिर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, आप कोई भी फंक्शन सोचो, वो सारे फंक्शंस रिलेटेड, सारे टास्क रिलेटेड, सारी एक्टिविटीज रिलेटेड डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस प्रेजेंट है। और वो क्लासेस की एक लाइब्रेरी बनाई गई है डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, एंड दैट लाइब्रेरी हम उसे रिफर करते हैं विद द नेम दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। एंड द नेचर ऑफ दिस लाइब्रेरी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो एज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन, तो ऑब्वियसली वहां पे रीयूजेबल थिंग्स होगी, राइट? कोई भी टास्क हम ले ले, इनपुट आउटपुट करना है, स्ट्रिंग्स रिलेटेड ऑपरेशन करना है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग लाइब्रेरी में हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है, right? So that is a second major entity of .NET framework. We can say that it is a second major entity of .NET framework, that is base class library. And we can also say that it is integrated with CLR. बिकॉज ऑब्वियसली अगर सीएलआर को कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो सीएलआर को पहले बेस क्लास लाइब्रेरी को कंसर्न करना पड़ेगा, बिकॉज बेस क्लास लाइब्रेरी में से ही वो जो भी हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं हमारे प्रोजेक्ट के फॉर्म के ऊपर, उसके रिलेटेड क्लासेस को वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो बेस क्लास लाइब्रेरी है, it is treated as a second major entity of .NET framework, and we can say it is integrated with CLR, that is Common Language Runtime, right? Okay. Now the fourth block of .NET framework is ADO.NET and XML. It is also known as data access layer. Again, I repeat, fourth block of .NET framework is ADO.NET and XML. And it is considered as data access layer of .NET framework, right? As we know कि अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, right? So बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए, बहुत सारे क्लासेस चाहिए कि जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना मतलब डेटाबेस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्राइव, दैट इज सिलेक्ट, राइट? सो बहुत सारे डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ADO.NET। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया दैट इट इज आल्सो नोन एज डेटा एक्सेस लेयर, एंड ये पर्टिकुलर लेयर का यूज करके वी कैन एक्सेस रिलेशनल डेटाबेसेस, right? Again, I repeat, we can access relational databases, and obviously it works with XML, because मैंने आपको already ADO.NET के ओवरव्यू में बता दिया था कि जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली ADO.NET के अंदर जो भी हमारे डेटाबेस के डेटा है वो XML में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट ओनली दे आर ट्रांसफर्ड, राइट? And with the help of ADO.NET, we get disconnected data model, right? Okay. Now this ADO.NET consists of two parts, that is data provider and data set. Data provider is treated as connected part और data set को हम कहते हैं disconnected part. डेटा प्रोवाइडर एज द नेम से, तो ऑब्वियसली डेटा को प्रोवाइड करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, जो कंपोनेंट्स की जरूरत है, दे आर कंसीडर्ड विद इन डेटा प्रोवाइडर, दैट इज कनेक्शन है, कमांड है, पैरामीटर है, डेटा एडाप्टर है, डेटा रीडर है, राइट, ट्रांजैक्शन है। एंड डेटा सेट ऑब्वियसली इट इज अ डिस्कनेक्टेड पार्ट ऑफ ADO.NET, राइट, कि जहां पे हम डेटा को एक बार ले आते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन क्लोज करके डेटा सेट के अंदर जो भी टेबल्स हमने बनाए हैं उसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ ब्लॉक ऑफ .NET फ्रेमवर्क, दैट इज ADO.NET एंड XML, राइट, कि जहां पे हम रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ इन टर्म्स ऑफ डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर वर्क कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली XML इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लेयर, राइट? Okay. Now about that there are two blocks, that is Windows Forms, Web Forms and Web Services.
अगर हम इसे बाइफरकेट करें देन वी कैन से देयर आर टू ब्लॉक्स. वन ब्लॉक इज फॉर विंडोज फॉर्म्स कि जो हमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम यूज करेंगे. एंड द सेकेंड ब्लॉक इज रिलेटेड टू वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कि जहां पे आप देख सकते हो ASP.NET लिखा है. right? अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस के जो हम डेवलप कर सकते हैं, दैट इज वेबसाइट एंड वेब सर्विसेज. सो वेबसाइट के अंदर हम वेब फॉर्म्स यूज करेंगे एंड सेकेंड पार्ट इज वेब सर्विसेज. ओके, सो वन बाय वन हम ये भी ब्लॉक्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज विंडोज फॉर्म्स. इट इज ऑल्सो नोन एज विन फॉर्म्स. अगेन आई रिपीट, विंडोज फॉर्म्स इज ऑल्सो नोन एज विन फॉर्म्स. Obviously, with the help of this Windows forms, we can create GUI, that is graphical user interface. मतलब हम हमारा user interface बना सकते हैं for our Windows application. More precise, you can also say it as a desktop application, right? And with the help of this Windows forms, right? जो भी हम ये जो GUI बनाएंगे, right? Obviously, it is integrated and unified. We can say it is integrated and unified. हम बहुत सारे different kinds of controls इसके ऊपर use कर सकते हैं, right? बहुत सारे different types of components हम Windows Forms के ऊपर integrate कर सकते हैं और हम एक फॉर्म बना सकते हैं. मोर प्रिसाइज फॉर्म नहीं कहेंगे, हम इसे यूजर इंटरफेस कहेंगे, राइट? कि जिसका यूज करके यूजर हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सके. देयर आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट कंट्रोल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस यूजर इंटरफेस, राइट? हमने बहुत सारे कंट्रोल्स देखे हैं. अगर हम कॉमन कंट्रोल्स की बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लेबल, राइट? बहुत सारे वेरियस कंट्रोल्स है. कंटेनर कंट्रोल्स है, डेटा कंट्रोल्स है, कंपोनेंट कंट्रोल्स है, right? There are rich variety of controls are available for this user interface support. So in short, ये जो विन फॉर्म्स या फिर विंडोज फॉर्म्स जो ब्लॉक है .NET फ्रेमवर्क का, it is used to develop Windows Forms application kind of a project या फिर Windows Desktop application kind of a project के जहां पे हम जो भी GUI डिजाइन करते हैं, it is just designed by drag and drop. हमें पता है कि हम टूल बॉक्स में से कंट्रोल्स को ड्रैग करके हमारे GUI को डिजाइन करने के लिए फॉर्म के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं, राइट? This Windows forms are present in system.winforms namespace. Again, I repeat, this Windows forms are present in system.winforms namespace of .NET framework. All right. Now, next is web forms, right? अगर हमें वेब एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, देन वी नीड वेब फॉर्म्स. वी कैन ऑल्सो से इट एज अ वेब पेजेस, राइट? जैसे आप अभी वेब डिजाइनिंग में बनाते हो, राइट? वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर वेब पेजेस ही डिजाइन करते हो. सो दोज वेब पेजेस आर ट्रीटेड एज वेब फॉर्म्स इन .NET फ्रेमवर्क. सो अगर हमें वेब एप्लीकेशंस बनानी है by using or within our .NET framework, with the help of .NET framework, then we need tools to design web application, and that is web forms, right? कि जिसका use करके हम web applications बना सकते हैं. Obviously, it is a part of ASP.NET because .NET framework के अंदर जो web application बनाने के लिए हम जो language use करेंगे, that is ASP.NET. Now this ASP.NET is treated as a language to develop web application. मतलब अगर मुझे web application को डिजाइन करना है, उसके अंदर लॉजिक मतलब प्रोवाइड करना है, तो मैं वहां पे ASP.NET लैंग्वेज का यूज करूंगी. इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट? लेकिन अगर मुझे एक्चुअल लॉजिक पार्ट लिखना है, दैट इज बिजनेस लॉजिक लिखना है, कोडिंग करना है, तो मुझे वहां पे कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अवर VB लैंग्वेज, बिकॉज ASP.NET इज जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट होती है, राइट? Likewise, ASP.NET is just a scripting language.
राइट। लेकिन हमें अगर बिजनेस लॉजिक लिखना है तो वहां पे हमें VB है, C# है, VC++ है, ऐसी लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ेगा, राइट। So if we talk about web forms, then we can say they are the form engine के जो हमें ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस डेवलप करने में हेल्प करता है। मतलब ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस अगर मुझे बनाना है, और ब्राउजर बेस्ड कब होगा, जब मैं वेब एप्लीकेशन डिजाइन करूंगी तब। Now this web form consists of two parts, template and component. Template means आप अगर आप ऐसा कहते हो कि आपको प्रेजेंटेशन लेयर बनाना है आपकी वेबसाइट का, तो आप उसे टेम्पलेट कहोगे। और अगर आपको बिजनेस लॉजिक लेयर बनाना है तो आप उसे कंपोनेंट कहोगे। दैट्स व्हाई एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट में लिखा है कि इट इज HTML बेस्ड लेआउट, राइट, कि जिसका यूज करके हम GUI एलिमेंट्स बना सकते हैं। Whereas component में मैंने लिखा है it will contain the logic behind the controls। मतलब अगर मुझे बिजनेस लॉजिक लिखना है, कोडिंग करना है, तो उसे मैं कंपोनेंट कहूंगी, दैट इज द कंपोनेंट पार्ट ऑफ वेब फॉर्म्स। एंड अगर मैं डिजाइन कहूंगी या फिर प्रेजेंटेशन कहूंगी, डिजाइन या फिर प्रेजेंटेशन या फिर यूजर इंटरफेस कहूंगी, देन इट इज ट्रीटेड एज टेम्पलेट विद इन वेब फॉर्म्स, राइट। Now next is web services, right? Web services is also a one type of web application के जो हम बना सकते हैं, right, with the help of .NET framework. Now this web service we can say it is a small unit of code। अगर मुझे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं और वो मैं सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कोड बनाती हूँ, स्मॉल यूनिट ऑफ कोड्स बनाती हूँ, then that is treated as web service, right? So we can say that it is designed to handle limited set of tasks। अगर मुझे इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं सर्विस अलग बनाऊंगी, सिलेक्ट करना है तो उसके रिलेटेड में सर्विस अलग बनाऊंगी, डिलीट करना है तो उसके रिलेटेड में सर्विस अलग बनाऊंगी। लेकिन ये वेब सर्विस कब यूज होगी, अगर मुझे टू डिफरेंट वेब एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तब मैं ये वेब सर्विस का यूज कर सकती हूँ। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप BOB की बैंक के ATM से ATM का यूज करके, अगर आपके पास SBI का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, फिर भी आप BOB के बैंक के ATM से रिट्राइव कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होता है? ऑब्वियसली BOB के बैंक के ATM के या फिर BOB के सर्वर के पास SBI के कस्टमर्स अकाउंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो हाउ इट इज पॉसिबल? और कोई भी बैंक खुद के सर्वर पे से इंफॉर्मेशन ऐसे ही फेच करने की परमिशन नहीं देती है। तो वहां पे वेब सर्विस वर्क करती है कि जो दो डिफरेंट सर्वर के बीच में दो डिफरेंट वेब एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए ये यूज होती है। We can say it is obviously XML based communicating protocol का यूज करेंगे, because XML is the only language के जो बहुत ही फ्री मैनर में नेटवर्क में पास हो सकती है, राइट। सो वहां पे XML based communicating protocols का हम यूज करेंगे। And obviously this web services are independent of operating system and programming language। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वेब सर्विस कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुई है, बिकॉज आफ्टर ऑल बाय द एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू XML लैंग्वेज, राइट। And that's why we can say that with the help of web service it connects people, system and devices, right? ओके, नाउ कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है कि जो हम वेब सर्विसेज में यूज करेंगे? फर्स्ट इज HTTP, XML, SOAP, UDDI and WSDL, that is WSDL। What is HTTP? हमें पता है it is hypertext transfer protocol and it is a वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कि जो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करना है तो ये प्रोटोकॉल का यूज होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको पता है कि वेबसाइट का URL स्टार्ट ही होता है विद दिस HTTP प्रोटोकॉल, बिकॉज इट इज द प्रोटोकॉल के जिसका यूज करके हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सेकंड इज XML। फुल फॉर्म ऑफ XML is extensible markup language।
एंड इट इज अ लैंग्वेज, और मोर प्रिसाइज वी कैन से इट इज अ स्टैंडर्ड के जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को कैरी कर सकते हैं, एंड डेटा को टू सिस्टम्स के बीच में ओवर द नेटवर्क एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एंड दैट टू इन वेरी फ्री वे, राइट. Next is SOAP, that is Simple Object Access Protocol. Obviously, it is a lightweight platform, right? And we can say it is a neutral communication protocol, कि जिसका use करके, right? It allows programs, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, it allows different types of application to communicate by using HTTP protocol, right? That is Simple Object Access Protocol. So अगर कम्युनिकेशन में HTTP प्रोटोकॉल को कोई हेल्प करता है, दैट इज SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. सो ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमें वेब सर्विस और वेब एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो ये SOAP प्रोटोकॉल यूज होगा. नेक्स्ट इज UDDI, दैट इज यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, राइट. UDDI का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन. वी कैन से इट इज अ डायरेक्टरी सर्विस के जहां पे जितनी भी वेब सर्विसेज बनती है वो सारी वेब सर्विसेज को ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी दैट इज UDDI के अंदर रजिस्टर करवाने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज विदाउट रजिस्टरिंग अवर वेब सर्विस विद इन UDDI हम उसे डिस्कवरेबल नहीं बना सकते. डिस्कवरेबल का मीनिंग ये होता है कि वो हम पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बना सकते. और एक बार ये UDDI के अंदर हमारी वेब सर्विस रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद कोई भी दूसरी वेब एप्लीकेशन वहां पे ही आके वेब सर्विस को सर्च करेगी. सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि BOB के पास SBI के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कैसे होगी, तो ऑब्वियसली SBI की वेब सर्विस वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसे रिट्राइव करके दे देगी, राइट. सो वो वेब सर्विस को पहले कहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा, UDDI के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा. और BOB की वेब एप्लीकेशन UDDI के अंदर सर्च करने जाएगी कि SBI की कोई वेब एप्लीकेशन वेब सर्विस है कि नहीं, कि जिसका यूज करके मैं SBI का सर्वर एक्सेस कर सकूं. सो दैट इज UDDI एंड इट इज अ डायरेक्टरी सर्विस के जहां पे हमें वेब सर्विसेज को रजिस्टर करना पड़ेगा. And the last standard is WSDL, that is Web Service Description Language. It is known as WSDL. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वेब सर्विस को हम ऐसा कह सकते हैं that it is programming language independent, operating system independent, because by the end हम कोई भी लैंग्वेज में वेब सर्विस बनाए, by the end वो कन्वर्ट होती है XML लैंग्वेज के अंदर. सो ये जो WSDL लैंग्वेज है दैट इज XML बेस्ड लैंग्वेज, राइट, कि जिसका यूज करके हम वेब सर्विस को डिफाइन कर सकते हैं, राइट. और उसके अंदर हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि ये वेब सर्विस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. एंड दिस ऑल थिंग्स इज डन विद द हेल्प ऑफ XML फाइल या फिर XML बेस्ड लैंग्वेज, एंड दैट इज WSDL, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. मतलब वेब सर्विस को डिस्क्राइब जो लैंग्वेज करती है दैट इज नोन एज WSDL, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, राइट. So students, these are the various standards that are used within web service, which is important block of .NET framework, right. सो अगर आपको विंडोज एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेब इंटरफेस बनाना है, GUI बनाना है, वेब सर्विस बनानी है, तो आपको यहाँ पे ये विंडोज फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स और वेब सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा, तो ही आप ये बना सकते हो, राइट. ओके, नाउ अबाउट दैट हमें पता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कि जिसका यूज करके हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर सोर्स कोड लिख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रिलेटेड. दैट इज C++ लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, VB है, पर्ल है, J# है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है कि जिसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन बना सकते हैं. मोर प्रिसाइज हम उसके रिलेटेड सोर्स कोड लिख सकते हैं विद इन .NET फ्रेमवर्क. बट स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है ऐसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल बन जाएगी?
बिकॉज हमें पता है कि C++ लैंग्वेज के जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो अलग होते हैं। C# लैंग्वेज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स है वो डिफरेंट है, VB लैंग्वेज का खुद का ही है। इन शॉर्ट सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर उनके सिंटैक्स, कीवर्ड्स, कंस्ट्रेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस सब डिफर करते हैं। फिर भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस कैसे कंपेटिबल हो जाती है? .NET फ्रेमवर्क ने कैसे अलाउ किया इतनी सारी लैंग्वेजेस को कंपेटिबल करने के लिए? एंड स्टूडेंट, दीज आर नॉट ओनली द 5 लैंग्वेज के जिसका यूज करके हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नो, देयर आर मैनी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, राइट? 40 अप लैंग्वेजेस है कि जिसका यूज करके हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर प्रोग्रामिंग मोर प्रिसाइज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सो ऐसा कैसे पॉसिबल है? .NET फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा क्या है, राइट, कि जिससे ये इतनी सारी लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल हो गई? सो दैट इज द ब्लॉक दैट इज एडेड बिटवीन दिस programming language and other blocks of .NET framework, that is common language specification, right? That is common language specification, कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ब्लॉक्स है एंड ये जो दूसरे .NET फ्रेमवर्क के ब्लॉक्स है वो दोनों के बीच में ये जो ब्लॉक वर्क करता है, that is common language specification, right? And this is the actual overview of .NET framework, कि जिसे हम विजुअल स्टूडियो में यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी ट्रीट इट एज अ विजुअल स्टूडियो .NET, राइट? ओके, सो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन देखते हैं। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, एज द नेम सेज, राइट, वो एक स्पेसिफिकेशन है जो सारी लैंग्वेजेस को फॉलो करना पड़ेगा if that language want to become compatible with .NET framework. मैं अपनी कोई एक लैंग्वेज ले लूं, अगर मैं चाहती हूं कि मेरी लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल बने, तो CLS मतलब ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के अंदर जो भी रूल्स लिखे गए हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स लिखे गए हैं, वो सारे रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स मेरी लैंग्वेज को फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही मेरी लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल बनेगी। And obviously each and every languages has to support the theme of .NET, और .NET का थीम क्या है? यूनिफिकेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। यूनिफॉर्म वे में प्रोग्रामिंग हो सकता होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर सपोर्ट करते होने चाहिए, मतलब सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते होने चाहिए। दैट इज द थीम ऑफ .NET फ्रेमवर्क। वही थीम है, तो ही तो .NET फ्रेमवर्क अलग चीज है, विजुअल स्टूडियो दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग चीज है, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो अलग है, फिर भी वो सारी चीज एक दूसरे के साथ वर्क करती है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल रहे, तो मुझे वो रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे कि जो ये .NEट फ्रेमवर्क के जो ब्लॉक है, दैट इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर लिखे गए हैं, राइट? नाउ अगर हम 3 इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन किए हैं, right? Or more precise, Microsoft has told that rules as a 3 levels of CLS, right? Microsoft ने 3 levels of CLS बनाया है, and those 3 levels are compliant provider, consumer and extender. मतलब अगर कोई भी लैंग्वेज को .NET कंपैटिबल बनना है, तो ये 3 लेवल्स उसे कंसीडर करने पड़ेंगे, ये 3 लेवल्स उसे फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल रहेगी। सो व्हाट आर दिस 3 लेवल्स? कंप्लायंट प्रोवाइडर, कंज्यूमर एंड एक्सटेंडर। एज द नेम सेज, प्रोवाइडर, अगेन आई रिपीट, एज द नेम सेज प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का मीनिंग क्या होता है? कि जो प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स वी कैन से कि जो भी कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं बाय दिस लैंग्वेज
कैन बी यूज्ड बाय अदर लैंग्वेजेस, मतलब हमारी लैंग्वेज कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो डेवलप करते हैं वो हमारी ही लैंग्वेज में रहेगा, राइट? नो, हम जो कंपोनेंट्स, मतलब हमारी लैंग्वेज जो कंपोनेंट्स डेवलप करेगी वो दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज कर सकती होनी चाहिए, दैट इज कंप्लायंट प्रोवाइडर। सेकंड इज कंज्यूमर। ऑब्वियसली अगर मेरी लैंग्वेज कोई कंपोनेंट प्रोवाइड करती है तो मेरी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स कंज्यूम भी कर सकती होनी चाहिए, यूज कर सकती होनी चाहिए। बिकॉज अगर मेरी लैंग्वेज कुछ प्रोवाइड करती है जो दूसरी लैंग्वेज उसे यूज करती है, तो लाइकवाइज मेरी लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज ने कंपोनेंट्स बनाए हैं वो यूज कर सकती होनी चाहिए, राइट? राइट? So that is the second level of CLS, that is consumer, मतलब हमारी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स को कंज्यूम कर सकती होनी चाहिए। And the third level of CLS is extender. Again I repeat, the third level of CLS is extender. एक्सटेंडर का मीनिंग ये है कि सिर्फ कंज्यूम ही नहीं, लेकिन अगर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़े इन इनहेरिटेंस, मतलब दूसरे लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स को इनहेरिट करने की जरूरत पड़े, तो भी हमारी लैंग्वेज वो कर सकती होनी चाहिए। मीन्स द क्लासेस दैट आर डेवलप्ड बाय अनदर लैंग्वेज, राइट, दोज क्लासेस हमारी लैंग्वेज उसे एक्सटेंड कर सकती होनी चाहिए by using inheritance, right? So students, this is the thing, that these are the three levels of CLS, that is compliant provider, consumer and extender. These are the three levels of CLS, that is common language specification, कि जो Microsoft कंपनी ने डेवलप किए हैं for .NET framework, right? और ये जो लेवल्स है वो सारी लैंग्वेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? तो ही वो लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क से कंपैटिबल बनेगी, राइट? सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हमारी लैंग्वेज को .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल बनना है तो जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड CLS में लिखे गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, वो सारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को हमारी लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? एंड वो एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी सोर्स कोड कंपाइल होगा, राइट, वो कंपाइलेशन विल बी डन बाय .NET कंपाइलर। अगेन आई रिपीट, हमें पता है कि हम VB लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, लेकिन वो कंपाइल तो होता है .NET फ्रेमवर्क के कंपाइलर से ना, राइट? तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए। एंड वो कब पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली जब हमारी लैंग्वेज ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में जो भी रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं वो फॉलो करेगी तो, राइट? So that's why CLS is the component which is considered between the languages that can be used to develop source code in .NET framework and other blocks of .NET framework, right? और अगर हम ये सारे blocks को club करें into a single unit, then it is termed as .NET framework, कि जो हम Visual Studio के अंदर use करते हैं। And that's why we can also say it as a Visual Studio .NET, कि अगर हम .NET framework को Visual Studio के अंदर use करेंगे, then we can say it as a .NET, right? Sorry, Visual Studio .NET, right? So students, this is the overall view of .NET framework, right? कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो। And this .NET framework is built with different components, more precise different blocks. So which are the blocks of .NET framework? Operating system, common language runtime, which is a runtime engine, base class library or framework class library, right? कि जो object oriented features का use करके बनाई गई है, and उसके अंदर बहुत सारे predefined classes है और उसकी नेम स्पेसेस भी बनाई गई है कि जो हम हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। Then it is ADO.NET and XML, which is also known as data access layer, मतलब अगर मुझे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो मैं ये लेयर का यूज
कर सकती हूँ. आफ्टर दैट इट इज विंडोज फॉर्म्स. अगर मुझे विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनानी है, विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे ये विंडोज फॉर्म्स का जो ब्लॉक है डॉटनेट फ्रेमवर्क का वो यूज करना पड़ेगा, राइट. इसका यूज करके मैं GUI डेवलप कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज वेब फॉर्म्स. अगर मुझे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे वेब फॉर्म्स दैट इज वेब पेजेस उसका यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज वेब सर्विसेज. It is also one type of web application, right, which is used to communicate between two applications, right. And web forms or web service, it is considered within ASP.NET language, right, which is a scripting language. Above that, it is CLS, that is common language specification, right, कि जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, कंस्ट्रेंट्स लिखे गए हैं कि जो भी लैंग्वेजेस को डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल बनना है, राइट, वो लैंग्वेजेस को फॉलो करना पड़ेगा. एंड अगर हम ये सारे ब्लॉक्स को एक यूनिट में कंसीडर करें, देन इट इज नोन एज डॉटनेट फ्रेमवर्क. एंड अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क को हम विजुअल स्टूडियो में यूज करते हैं, देन इट इज नोन एज विजुअल स्टूडियो डॉटनेट, राइट. So students, this is all about the topic that is 1.1 .NET framework, right? And I think students, this is all about today's lecture, right? अगर आपको कोई difficulty है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई doubt है clear कर सकते हो, and after that we will end our lecture.